फ्रेंड्स, आइए आप सभी का एसएसडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे और अभी करेंगे पार्ट 2 इसका। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रश्न की ओर। पहले हम लोग 1 से 23 तक कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे 23 के बाद जितना जा सकते हैं उतना तक। तो फर्स्ट प्रश्न है, ये पिछले वीडियो में भी करवाए थे। यदि आप में से कोई ऐसा हो जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा वो वीडियो। तो ये 23 क्या हो रहा है, फोटोग्राफी कैमरे का अविदृश्य होता है। मतलब फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, चलते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। 24 नंबर से साइमन मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइमन मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, कौन सा लेंस या दर्पण। साइमन मिरर के रूप में दर्पण प्रयुक्त होता है, लेंस तो नहीं होता है। तो साइमन मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण। साइमन मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 25। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। इसका आंसर आप ही बताइए, वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो यदि फोकस दूरी f बराबर दिया है 10 cm, तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है r बराबर क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 5 cm। ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। कहीं है ये साइन आर बटे साइन आई, ये तो नहीं होगा भाई, ये तो नहीं होगा। साइन आई बटे साइन आर ये होगा। ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, जो म्यू होता है उसका मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है u बटे भी, u भी, u प्लस भी या v बटे u। तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन v बटे u होता है, v बटे u मीन डी नंबर। फिर क्या बोल रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उनमें लेंस का उपयोग होता है। कौन लेंस का उपयोग होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 31 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा या इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हम लोग किस तरह बनाते थे, तो इस तरह बनाते थे उत्तल लेंस को। तो ये किस तरह, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा है तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो क्वेश्चन सी नंबर आंसर होगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 32, किसी प्रतिबिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे, जो प्रतिबिंब समान आकार का बने तो सामने कहाँ रखेंगे, तो आपका आंसर होगा वो रखेंगे फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। फोकस जो दूरी होता है उसे दोगुनी दूरी पर रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपका आंसर होगा वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। चलते हैं 34 नंबर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो ये क्या होगा? दर्पण होगा या लेंस होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए ये दोनों अवतल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या बोल रहा है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आपका होगा आपतन कोण परावर्तन कोण से कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बटे कोण आई बराबर कोण आर, यही होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 36। तो क्या हो रहा है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। बोल रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश का किरण होता है वो गमन करता है। तो आप तो भली बात ही जानते हैं जो प्रकाश का किरण है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, तो आपका आंसर होगा सीधी रेखा में। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 38 नंबर। 38 नंबर क्या बोल रहा है? प्रकाश की किरणें गमन करती है, ये तो वही आ गया 38। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जवाब क्या होगा? सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस तरह होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है या फिर समतल होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह उत्तल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 39। तो क्या बोल रहा है 39? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या फिर बराबर होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है या आधी होती है, चौथाई होती है या फिर बराबर होती है। तो आपका आंसर आया होगा कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 14 नंबर। तो क्या बोल रहा है? जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। बोल रहा है जब प्रकाश की किरण, जान लो ये कोई सतह है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वह अपने प्रारंभिक पद से विचलित हो जाती है, मतलब अपने प्रारंभिक पद से हट जाती है। आना चाहिए यहाँ, लेकिन वो अपने प्रारंभिक पद से हट गया, तो उसे क्या बोलते हैं? तो वो पूछ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 41। क्या बोल रहा है? प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह, तो बोल रहा है जैसे ये है, मान लो ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? ये यहाँ चाहिए यहाँ, और ये अभिलंब है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो किधर झुक जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। तो आपका आंसर 41 का क्या हो जाएगा कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 42। तो क्या बोल रहा है 42? जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हो तो वह क्या बोल रहा है? जैसे जब प्रकाश की किरण जो है वह
ये उसका अभिलंब है। तो क्या बोल रहा है, प्रकाश की किरण जब दो माध्यमों को अलग करने वाले, मतलब ये दो माध्यमों को अलग कर रही है, मतलब विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो हो रहा है दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ रही हो, मतलब इस तरह यदि प्रकाश की किरण पड़ रही हो, ये प्रकाश की किरण है, तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, वह मुड़ती नहीं है। यदि इस तरह पड़ता तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यदि सीधा पड़े तो वह सीधा ही निकल जाएगा। तो क्या हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अभिलंब से दूर चली जाती है, तो ये तो नहीं होगा भाई। बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, तो ये तो होगा भाई। तो देख लेते हैं अगला ऑप्शन भी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नहीं होगा। 7 रंगों में टूट जाती है, नहीं। बिना मुड़े वह सीधे निकल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, आप लोग घर में देखते होंगे जब बाल्टी में पानी भरते हैं तो जो पानी होता है आपको उससे थोड़ा नीचे ही दिखाई देता होगा, तो लगता होगा कि पानी इतनी सा ही है, लेकिन उतना पानी होता नहीं है। तो वो किसके कारण होता है, तो आपका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तब अपवर्तन होता है किसका, प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, या प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है माध्यम, तो ये माध्यम अंदर हवा है और ये पानी है। पानी या कांच कुछ भी ले लो, जैसे प्रकाश यहाँ से आएगा हवा में जितना तेज़ी से, उतना तेज़ी से पानी में थोड़ा नहीं जा सकेगा, तो वहाँ उसका जो स्पीड होता है, चाल, वह स्लो हो जाता है, तो उसके कारण से वो मुड़ जाता है। तो क्या हो रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, तो किसी कारण, उसके चाल में परिवर्तन होने के कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, मतलब 44 का आंसर ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 45। तो क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो उसमें क्या संबंध रहता है, जो सघन माध्यम में जब प्रवेश करते हैं, जैसे इस तरह बनाते थे, यहाँ से आता था तथा ये था अभिलंब को हम लोग एन से सूचित करते हैं। क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण हमारा ये हो गया, और परावर्तन कोण हमारा ये हो गया। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, तो क्या होता है, उससे आपतन कोण बड़ा हो जाता है। क्या होता है, बड़ा हो जाता है, आपतन कोण बड़ा हो जाता है। ये आपतन कोण बड़ा होता है और अपवर्तन कोण छोटा हो गया। ये हो गया मेरा आपतन कोण और ये हो गया मेरा अपवर्तन कोण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 46। क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म के अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। जब इंद्रधनुष में देखे होंगे आप लोग, जब हम लोग प्रिज्म बनाते थे और मान लो यहाँ एक टॉर्च है, जब यहाँ से हम लोग लाइट मारते थे तो यहाँ से थोड़ा विचलित हुए यहाँ जाता था, फिर यहाँ से निकलता था लाइट, तो किधर मुड़ा, प्रिज्म की ओर। प्रिज्म से दूर इधर यदि जाता, इधर यदि आता तो समझते प्रिज्म के दूर जा रहा है, लेकिन इधर आया तो हम लोग क्या समझे, प्रिज्म की ओर मुड़ रहा है। तो क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में कांच के प्रिज्म के अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है, तो किसकी ओर, प्रिज्म की ओर मुड़ जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर। तो मुड़ जाती है वह प्रिज्म के आधार की ओर। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना
और हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।